नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। वो भी आपको दिखाते हैं फैक्ट्स और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है अपने संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइन पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज पंच में बात होगी बिहार चुनावों से जुड़ी हुई। जैसे ही बिहार के चुनावों की तारीख सामने आ चुकी है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, इसके साथ साथ सीटें के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी इस समय तेज नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने हुंकार भर दिया, लेकिन महागठबंधन पर अभी भी सिरमुट अव्वल की तकरार जारी है। और जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है यूएन पर भारत का क्या रुख है। ऐसे में डॉक्टर जयशंकर ने एक बार फिर से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की जरूरत है। क्या कहा है, विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे टॉप लाइंस के जरिए और साथ ही साथ न्यूज पंच में। इसके साथ जो इस आखिरी खबर पर रहने वाली है नजर, वो है पर्यावरण से जुड़ी हुई, क्योंकि हवा में जहर का कहर इस समय साफ तौर पर दिख रहा है। और ये रिपोर्ट भी कह रही, WMO की रिपोर्ट है जिसने जताई है चिंता, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि इस पृथ्वी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इससे में प्रकृति क्या थक गई है, ये आपको बताएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें न्यूज पंच में रहने वाली है, जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। आइए अब आपको पहली खबर की ओर रुख करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार के सिंहासन पर कौन होगा काबिज, यानी कौन होने वाला है विराजमान। बिहार में सत्ता की सीट किसे मिलने वाली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां समय एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। कल तक नामांकन की डेडलाइन है, यानी आखिरी तारीख है, और इसलिए आज का दिन बेहद ही अहम है। चुनावी सरगर्मी और सियासी बयानबाजी यहां तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव में जहां एनडीए ने एक तरफ तेजी दिखाई है, वहीं महागठबंधन की बात करें तो सीट बंटवारे पर उलझन अभी भी बरकरार है। बीजेपी और जेडीयू ने 101 के शगुन के साथ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने 226 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस बार अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी चुनावी मैदान में कमल खिलाने के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। और जारी की गई सूची में कुल 15 उम्मीदवार इस समय ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्हें नए चेहरे के रूप में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवारी दी गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं इस चुनावी समीकरण में बीजेपी और जेडीयू के मैथ्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों की। यहाँ देख रहे हैं पूरा चार्ट, 101 प्लस 101 का फॉर्मूला यहाँ अपनाया गया है। बीजेपी ने भी अपने खाते में 101 लिए, वहीं जेडीयू ने भी 101 लिए। यहाँ नहीं कि साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है कि एनडीए में सब कुछ साफ है और सब कुछ साफ के साथ साथ एकता भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पहली लिस्ट 71 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट 12 प्रत्याशी, तीसरी लिस्ट 18 नाम। और वहीं यहाँ जेडीयू की बात करें तो पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों की घोषणा, वहीं दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट्स की घोषणा जेडीयू ने कर दिया। यानी 101 का आंकड़ा, 101 का शगुन यहाँ पे जनता को दे दिया है बिहार में एनडीए गठबंधन ने। और साथ ही बताया है कि आइए इसे 101 के शगुन के साथ हमें जनादेश दीजिए। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में क्या चल रहा है। महागठबंधन की बात करें तो इस समय सस्पेंस यहां बरकरार है, रस्साकशी चल रही है। कल डेडलाइन है नामांकन भरने की, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कह रहे हैं सब सही, अगर कल सब सही है तो निकाल दीजिए ना फिर सूची, क्यों नहीं निकालते। आरजेडी और कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, यानी पिक्चर अभी भी साफ नहीं है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। इसका क्या मतलब माना जाए, जब सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई तो ऐसे में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के साथ सिंबल बांटती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्या हुआ है, अब नामांकन की तारीख जब आखिरी है, यहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, दिग्गज चुनावी प्रचार में आ चुके हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि जब भी वो मीडिया के सामने समक्ष आते हैं यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जल्द बता दिया जाएगा। अब जब नामांकन की आखिरी तारीख कल है, जब कांग्रेस पहले से रणनीति बनाती हुई नजर आ रही थी, कहा जा रहा था महागठबंधन सब कुछ सही चल रहा है, तो अब तक सीट बंटवारा की ऐलान क्यों नहीं।
ये बड़े सवाल है बिहार की चुनावी सरगर्मी से जुड़ी हुई, जहां इस समय सियासी पारा बिल्कुल तेज है। एक तरफ यहां योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो चुकी है। यहां हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी यहां हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिग्गज जो उनके स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो इस समय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए तमाम वायदे और घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से इस समय जो चुनावी पारा है वो है। और इस समय हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, आपसे आप पूछना चाहेंगे कि बीजेपी जेडीयू ने 101 के शगुन के साथ अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। महागठबंधन में अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये कहा जाए? देखिए, पिक्चर तो बाकी है ही, लेकिन अभी मैं अभी तुरंत का एक अपडेट बता रहा हूँ कि मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था होटल मौर्य में, बुलाई गई थी, 12 बजे बुलाई गई थी और उसमें मारपीट हो गया है। ये शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी और वहीं पे जो उनके कार्यकर्ता थे उनके बीच में होटल पटना में एक होटल में बुलाया गया था, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ही मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के बाद राहुल गांधी से भी मुकेश सहनी की बातचीत हुई है। तो आप सोच सकती हैं कि किस तरह की स्थिति महागठबंधन में बन रही है। तेज फंसता हुआ कहां नजर आ रहा है मधुरेश महागठबंधन? जब भी मीडिया के सामने कोई भी नेता आ रहा है महागठबंधन का, बोलता है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो सीट बंटवारे का अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया गया? कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या महागठबंधन में जो पार्टी है, घटक दल हैं, ऐसे में उनके बीच समन्वय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? यहाँ लग रहा है कि सीटों के लिए टकराव चल रहा है। बिल्कुल, सीटों के लिए टकराव तो चल ही रहा है और यही कारण है कि सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं। अब बछवाड़ा सीट की बात करें जो बेगूसराय में है, वहां पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, सीपीआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो ये कैसी गठबंधन है कि जहां अपने अपने प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ही उतारे जा रहे हैं। न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। तेजस्वी यादव जो गठबंधन के नेता खुद को बताते हैं, सीएम का फेस बताते हैं, जा करके नामांकन करके आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जनता में भी सवाल है इस चीज को लेकर के। जनता में बिल्कुल बड़ा सवाल है। अब आप बताइए कि कांग्रेस, जहां अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं आई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, यहाँ सिंबल बटने पहले ही शुरू हो गए। जी बिल्कुल, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जनता के बीच में भी सवाल है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी उहापोह की स्थिति है कि आखिर चल क्या रहा है। और जो प्रत्याशी जो टिकटार्थी है वो भी असमंजस की स्थिति में है कि अब महज एक दिन बाकी है और अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। तो ऐसे में पता चले कहीं कई सीट ऐसे ना हो कि जहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार जो है वो नामांकन ही ना कर पाए। तो पूरी तरीके से मैच की स्थिति बोल सकते हैं इसको कि हो रखी है। महागठबंधन में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो मधुरेश, क्या यहाँ लग रहा है कि क्षेत्रीय दल हावी होते हुए नजर आ रहे हैं महागठबंधन पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी मैं जैसा कि बता रहा था, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखा था, तेजस्वी और मुकेश सहनी एक साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उन्हीं मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मारपीट हो गई, कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई है। अब ये मारपीट क्यों हुई है इसका कारण तो बाद में समझ में आएगा। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें 30 सीट चाहिए तो महागठबंधन में, और जो तेजस्वी यादव है वो इतनी सीट देने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से सीपीआईएम ने भी सीटों की डिमांड की थी। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो 18 नामों की जो सूची थी वो उन्होंने जारी कर दी, अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स है महागठबंधन में, वो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ा हुआ है, उन्हीं के कारण ज्यादा विलंब हो रहा है। जी चलिए, नामांकन की प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कल आखिरी तारीख है। अब तक कितने उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया मधुरेश? देखिए, अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। जदयू ने भी 101 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली थी, उन्होंने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कल अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने 4 नाम जो थे, 6 सीटें मिली थी उसमें से 4 नाम जो है वो जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि जो बचे हुए 2 नाम है वो भी आज जारी कर दिए जाएंगे। तो मोटा मोटी में देखा जाए कि जो हॉट सीट है वहां पे नामांकन हो गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन कर दिया, आज सम्राट चौधरी ने नामांकन कर दिया। इसके साथ ही जो बिहार सरकार के में जो सरकार में जो मंत्री थे, ज्यादातर लोगों ने नामांकन पहले चरण के में जिनकी जहां मतदान होना है वहां पे लोगों ने नामांकन कर दिया। तो
पूरी तरीके से जो एनडीए है वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे दिख रही है अभी महागठबंधन से, क्योंकि फैसले लेने में जिस तरीके से महागठबंधन पीछे छूट रही है, दूसरी तरफ एनडीए लगातार जो अपने बिल्कुल एनडीए में इस समय तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कई स्टार प्रचारक भी इस समय चुनावी सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी ने अपना बिल्कुल बजा दिया, हुंकार भर दिया। आज देख रहे हैं कि हम कई बड़ी बातें जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ यहां से जा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से बदलाव की मांग उठाई है। यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूशन की एक बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह संगठन 80 साल में भी नहीं बदला है। दुनिया कहां से कहां चली गई, अगर ये अब भी नहीं बदलता है तो पूरी तरह से ये अप्रासंगिक हो जाएगा, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, इसको कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि 80 साल से इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, कोई रिफॉर्म्स ही नहीं आए और संकट के समय इस संगठन को अब कोई नहीं सुन रहा है। जयशंकर ने ये बात भी कही कि दुनिया जिन चुनौतियों से इस समय जूझ रही है उसमें महामारी, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन प्रमुख कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संयुक्त राष्ट्र को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, उस पर अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीमाओं से परे हैं। तो डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ अहम बात कही है और भारत सरकार लगातार इस पर जोर देता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में वक्त आ गया है कि सुधार किया जाए। इतने सारे देश संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में जब 80 साल से कोई रिफॉर्म नहीं होता तो फिर आगे जाकर इसको कौन सुनेगा, या फिर संयुक्त राष्ट्र कोई कार्य करता भी है तो उस पर किस तरीके का एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि यूएन रिफॉर्म पर भारत का जोर लगातार रहा है, इस बार भी रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी बातें संयुक्त राष्ट्र को लेकर कही। यूएन की हालत आज भी 1945 जैसी ही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था और ऐसे में कह रहे हैं कि आज 2025 की बात की जाए, 1945 की बात की जाए, एक जैसा ही दिख रहा है। विकासशील देशों की आवाज बने यूएन। यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज को पुरजोर तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाता रहा है। इस पर भी यूएन की विश्वसनीयता टिकी है, यानी कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो संयुक्त राष्ट्र पर टिका हुआ है। ऐसे में जब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तो फिर उसको कौन सुनेगा। ये कहना है विदेश मंत्री का। सबसे बड़ा जो शांति सैनिक भेजने वाला देश वो भारत रहा है। हम दुनिया को मानते हैं एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि दुनिया एक परिवार ही है। शांति अभियानों को लेकर कई सुझाव यहाँ दिए गए हैं। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे, यानी कि यूएन में कोई बदलाव नहीं तो फिर क्या। एकमात्र बदलाव 1965 में हुआ था, यानी कि 1945 में जब इसका गठन हुआ, स्थापना हुई, उसके बाद 20 सालों बाद 1965 में इसमें एक छोटा मामूली बदलाव हुआ। 1965 के बाद कोई संरचनात्मक सुधार इसमें नहीं देखा गया है। 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, यानी कि 1945 में इसका गठन हुआ था और तब से मुख्य ढांचे में कोई बड़ा बदलाव संयुक्त राष्ट्र में नहीं हुआ है। हालांकि हर साल एनुअल बैठक होती है और कई देशों के नेता इसमें आके अपना संबोधन देके जाते हैं। बेहद ही इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, दुनिया की नजर इस पर रहती है। 1945 में 51 थे यूएन के सदस्य देश। वहीं अगर 2025 में बात की जाए तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में कोई बदलाव समय के साथ नहीं होगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठते हैं। एकमात्र बदलाव जो था वो 1965 में हुआ। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य, आज भी एकमात्र बदलाव जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से 10 की गई और 1965 के बाद इसमें कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कई देश भारत का समर्थन करते हुए आए कि संयुक्त राष्ट्र में उसे परमानेंट सीट दी जाए। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल का रुख करेंगे। विशाल, भारत सरकार लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात करता रहा। एक बार फिर से डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को दोहराया है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, 80 साल तक कोई बदलाव नहीं हुआ, तो फिर कोई भी देश, जो 193 देश हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर एस जयशंकर बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, भारत ये बात बार बार क्यों कह रहा है, कौन से रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो ये कि 1945 में से लेकर 2025 तक आपके कोई बदलाव नहीं हुए, 193 देश बन गए, लेकिन जो आपके स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या जो है 4 यूएसए,
यूके, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा कदम लिया जाता है, कोई भी रिफॉर्म की बात की जाती है, तो उसको या चीन अड़ंगा लगा देता है, उसको वीटो कर देता है, इनके पास वीटो पावर है, और रशिया। तो ये 5 लोग मिलकर अगर एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर देता है तो आप कुछ भी फैसला नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि जो स्थायी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब 45 से 25 बहुत लंबा सफर हो गया, और उसके साथ साथ स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत जो यूनाइटेड नेशंस में जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो भारत को जाता है। 4000 के करीब सैनिकों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, उसमें से 182 भारत के ही है। इन सब तमाम चीजों को लेकर आज हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने बात बताया कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है, और ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी जानी चाहिए संयुक्त राष्ट्र। जी विशाल, इसके साथ साथ इस समय वैश्विक परिदृश्य को देखें तो इस समय दुनिया कई संकटों से गुजर रही है, फिर उसमें आर्थिक अस्थिरता हो या फिर जिस तरीके से दुनिया ने महामारी झेली, कई देश इस समय युद्ध का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हमने देखा कोई बड़ी स्टेटमेंट यहाँ आती हुई नजर नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कई मामले ऐसे जिसमें संयुक्त राष्ट्र ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई की बात करें, या गाजा और इसराइल में जो चल रहा है, फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है, वहाँ की बात करें, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का कोई इंटरवेंशन नहीं है। कोई मामले ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि स्थायी सदस्यों का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए, और क्योंकि न सिर्फ ये हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कोविड एक बहुत बड़ा एक महामारी थी जिससे पूरी दुनिया को हिला कर बिल्कुल, रख दिया। संयुक्त राष्ट्र के पास एक बहुत बड़ा दायित्व है, 193 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में विकासशील देशों के प्रति उनका रुख कैसा है, आने वाले समय में सभी की नजर इस पर रहने वाली है, क्योंकि भारत हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों के विकास की बात यहाँ करता आ रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म होने अब समय की मांग है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे, और अगली खबर हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हवा में घुलते जहर का कहर इस समय पूरी दुनिया झेल रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की रिपोर्ट आई है। ताजा रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आप समझ रहे हैं कि हवा में किस तरीके से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा है पूरी दुनिया के लिए इस समय। और चौंकाने वाली खबर यह है कि 1960 के दशक से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही लगातार वृद्धि अब 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है। इससे ग्रह का तापमान और बढ़ सकता है, और जलवायु परिवर्तन और भी अधिक चरम घटनाएं यहाँ हो सकती है। हम लगातार देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिश हो रही है, कहीं ड्राउट हो रहा है यानी कि सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, और वायु प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे जो ये कण हैं जैसे कि PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें हमारे शरीर में एंट्री कर ब्लड फ्लो तक पहुंचती हैं, और इससे कई दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर को भी, यानी कि कई बीमारियां इस हवा में घुलते जहर से हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे कई साल हमारी जो उम्र है वो भी कम हो रही है, और इससे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है यानी कि बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इस जहर का दंश झेल रहे हैं। और ये कण हमारे सेल्स में असंतुलन पैदा करने का काम भी करते हैं। तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं हवा में, और इससे जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या वार्निंग साइंस यहाँ नजर आ रहे हैं। WMO कह रहा है कि एक नई रिपोर्ट वो लेकर आया है जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट्स यहाँ इस रिपोर्ट के जरिए दिखे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड स्तर यहाँ देखा गया है। कई सालों से ये जो स्तर था वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है ये। 2023-24 में हवा में तेजी से बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा। 1957 से अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ये देखी गई है 2025 में, और पृथ्वी का तापमान और बढ़ने की आशंका
जताई जा रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार बढ़ती वृद्धि के साथ पृथ्वी का तापमान और बढ़ सकता है। यानी जो हम पेरिस जलवायु समझौते की बात कर रहे थे कि इतनी डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा लगातार हवा में बढ़ती गई तो कुछ यही होगा, जहां हमारी प्रकृति थक रही है, हमारी धरती थक रही है, हवा में जहर घुलता जा रहा है, सांसों को का लेना दुश्वार यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाशित रिपोर्ट सम्मेलन से पहले बेहद ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट कही जा रही है और अगले महीने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है ब्राजील में। उससे पहले इस तरीके की रिपोर्ट आना एक चिंता का विषय है हमारी धरती के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। जीवाश्म ईंधनों की यहाँ बात भी की करिए कि उसके जलने से CO2 की मात्रा बढ़ी है। हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका में पिछले कुछ समय से लगातार जंगलों में आग लगी थी, उसको कहीं ना कहीं ये जो CO2 की मात्रा बढ़ी है उसका जिम्मेदार इसको ठहरा जाए। उत्सर्जन कम करने के लिए और प्रयासों की ज़रूरत की बात कही गई है, यानी कहा गया है कि किस तरीके से इस ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए और ऐसे कौन से विकल्प अपनाए जाएं जिससे पृथ्वी पर ये जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जाए। प्री इंडस्ट्रियल स्तर की तुलना में बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस और मिथेन की बात भी यहाँ की गई है। मिथेन 16% और नाइट्रस ऑक्साइड 25% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड 52% बढ़ी है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, किस तरीके से हमारी प्रकृति जो है वो थक रही है और ये रिपोर्ट जो है वो बेहद ही चिंताजनक है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक इस रिपोर्ट पर कई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ओक्साना तारासोवा का बयान यहाँ आया है। आपको इस बयान के बारे में बताते हैं कि वायुमंडल में छोड़ा गया है हर अणु दुनिया को प्रभावित करता है, यानी कि एक जो हम PM2.5 कह रहे हैं, PM10 की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये सभी गैसेस हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और करीब 50% कार्बन जंगल, जमीन और समुद्र सोखते हैं और अब कम हो रहे हैं जंगल। इसका ये एक प्रमुख कारण है। जमीन और समुद्र की क्षमता लगातार कम हो रही है। अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ा है, जंगल की कटाई हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उस पर लगातार असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और गलतियों की भरपाई के लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक मानव की हुई चीज़ है जिसका प्रकृति भी भुगतान कर रही है और हम भी भुगतान कर रहे हैं। और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा हवा में बढ़ती है तो ये हवा में जहर घोलती है। ये समय हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हमारे साथ, गौरव का रुख करेंगे। गौरव, ये जो रिपोर्ट आई है बेहद ही चौंकाने वाली है, बेहद ही चिंताजनक है हमारी प्रकृति के लिए। अगर इस रिपोर्ट के फैक्ट्स को देखा जाए तो मानव के लिए कितना खतरनाक यहाँ दिख रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में लगातार बढ़ रहा है? देखिए, इस बात की चिंता जो है वो वैज्ञानिक पहले ही जता चुके हैं, भावनाओं और अभी से नहीं। जैसा कि हमने देखा, कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। 2024 के अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमने देखा कि सबसे गर्म वर्ष वो बीते कई दशकों में रहा है। तो ऐसे में 2024 में भी जब ये आंकड़े सामने आए थे तो काफ़ी हैरान करने वाले थे। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्होंने तमाम रिसर्चेस की और उसके बाद पाया कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रहा है। और इसको लेकर उन्होंने तमाम शोध और रिसर्चेज जब की तो उसके बाद कुछ और भी आंकड़े निकल कर सामने आए। जैसे अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर साफ तौर पर फोकस किया जा रहा है। वो फोकस इसलिए भी है कि जलवायु परिवर्तन को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो दुनिया में इसकी जो अभी स्थितियां हैं वो चिंताजनक बनी हुई हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ आंकड़े जो आपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाए, कुछ आसान भाषा में मैं भी उनको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसा कि अगर हम देखें तो दो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। पहला तो ये कि जो जलवायु गर्म हो रही है उसकी वजह से किस तरह की स्थितियां पनपी हुई हैं और जिससे काफी कुछ यहां से प्रभावित हो रहा है जो हम मौसम में देख रहे हैं। दूसरा, इसका जो हमारे जो हवा के साथ, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब यह चिंताजनक स्थिति जो है वो स्वास्थ्य को लेकर भी हो गई है, जिसमें हमने देखा है कि तमाम ऐसे ब्लड सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता हुआ पाया गया है, जिससे तमाम ऐसी संबंधी जो रोग हैं वो इससे और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को आजकल तमाम ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसकी पहले उस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, लेकिन अब उस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी है। लेकिन वैज्ञानिक एक तरफ तो ग्रीन एनर्जी पर जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, दूसरा फोकस उनका इस तरफ से भी है कि किस तरह से जो वायु में यानी कि हवा में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे फिल्टर किया जाए, उसको कैसे
निकाला जाए। तो अभी हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि कुछ वैज्ञानिकों को, यानी कि 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इसीलिए मिला है क्योंकि उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, यानी कि एक ऐसा स्पंज तैयार किया है जिसकी वजह से उनको ये नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने काफी लंबे शोध के बाद, दशकों के शोध के बाद, उन्होंने फिर इस तरह का एक हमारे सामने एक स्पंज लाया जो इस तरह से काम करता है कि अगर हम उसको देखें तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करता है और साथ ही साथ उससे पानी भी बनाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां रही हैं उस पर साफ तौर पर हमने देखा है कि वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए और जो इस तरह के शोध हुए हैं उसको देखते हुए जो तमाम रिसर्च चली उसमें जी भी यहाँ जिक्र किया गौरव, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में इस तरीके से बढ़ती गई तो स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं और जो हमारे नौनिहाल हैं उन पर किस तरीके का असर आने वाले भविष्य में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखें तो उसका दिमाग पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जो कि डॉक्टर्स भी मानते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। उनका भी ये मानना है कि सबसे ज्यादा इसका मस्तिष्क पर इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि माइंड पर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है और इससे तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो कई बार ऐसा देखा गया होगा कि लोगों में जो आजकल जो सुस्ती की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कमजोरी की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं और विटामिन B12 इसमें भी पाया गया है कि जो तमाम तरह की स्थितियां रही हैं उसमें भी विटामिन B12 जो है वो अधिक मात्रा में पाया गया है और ये देखा गया है कि उसमें सबसे ज्यादा ये हार्मफुल साबित हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि अलग अलग पैरामीटर्स पर और साथ ही साथ जो हमारे बोन्स हैं यानी कि हड्डियां हैं उसमें भी इसकी डेंसिटी देखी गई है कि वहां पर भी ये पाया जा रहा है। तो आप इसको समझिए कि ये ब्लड में तो हाई है, इसके अलावा माइंड पर अटैक कर रहा है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो अटैक कर रहा है वो बोन्स पर कर रहा है। तो आप समझिए कि एक तरह से जो हमारा पूरा ढांचा है, पूरा शरीर है, उस पर अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से ये कर रहा है और इसी के बारे में जब रिपोर्ट सामने आती है, तमाम जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें फिर निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भविष्य में कई चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ेगा और इसके लिए अगर कोई काम करेगा तो वो मानव ही कर सकता है और साथ मिलकर सभी देशों को यहाँ मिलकर काम करना होगा क्योंकि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।